आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोशलिज्म इन रसिया। मतलब कि रसिया में किस प्रकार से सोशलिज्म फैला, है ना। और सोशलिज्म का मतलब मालूम है क्या होता है? एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा आइडियोलॉजी, एक ऐसा विचार जो ये कहता है कि समाज में रहने वाले सारे लोग क्या हैं, इक्वल है। साथ ही साथ समाज में जितने भी हमारे प्रॉपर्टी हैं, लैंड हैं, ये सब के सब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, यानी कि सभी के पास उनका अधिकार होना चाहिए, यानी कि सब उसको यूज कर सके। इसी आइडियोलॉजी को हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है। हाँ बोलो। सोशलिज्म मतलब लोकतंत्र होता है ना? नहीं, सोशलिज्म का मतलब लोकतंत्र नहीं। सोशलिज्म एक प्रकार का विचारधारा है। लोकतंत्र का मतलब हो गया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अलग चीज है और सोशलिज्म अलग चीज है। ठीक है। तो सोशलिज्म एक ऐसा विचारधारा है जो ये कहता है कि समाज में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग आपस में इक्वल हैं। साथ ही साथ समाज में यानी कि सोसाइटी में जो भी रिसोर्स है उन पे सबका बराबर अधिकार है। ठीक है। इसी विचारधारा को हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। लेकिन रसिया में ये विचारधारा कैसे फैला, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ में लिखा हुआ है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। यानी कि 1914 से पहले तक रसिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो सब का सब इलीगल था। मतलब कि वो उन सबको कोई भी अधिकार उस समय पे नहीं मिला हुआ था। जैसे हमारे भारत में पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? चुनाव लड़ना, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, यही काम है पॉलिटिकल पार्टी का, है ना। नियम कानून बनाना। लेकिन रसिया में क्या था ना, 1914 के पहले तक, 1914 के पहले तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे रसिया में, उन सब के ऊपर बैन कर दिया था। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे जरूर, लेकिन ये कोई अभी फिलहाल काम नहीं कर पाएगा। यानी कि उनको इलीगल घोषित कर दिया था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इलीगल यहाँ पे घोषित किसने किया था, आप बता सकते हैं? ऑब्वियस ये बात है, जो रसिया के राजा रहे होंगे। कौन थे रसिया के राजा? सार निकोलस टू। सार निकोलस सेकेंड बोलो या फिर टू बोलो। तो सार निकोलस टू ने, यानी कि सार निकोलस सेकेंड ने 1914 के पहले तक, 1914 के पहले तक रसिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे उन सब पे बैन लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना रीजन तो नहीं लिखा हुआ है कि बैन क्यों लगाया गया था, लेकिन हमको मालूम है थोड़ा, तो हम आपको यहाँ पे इसका मतलब बता सकते हैं। देखिए, उन्होंने बैन इसलिए लगाया था ना, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सार निकोलस के खिलाफ ना आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन राजा कौन था? राजा था सार निकोलस सेकेंड। तो राजा के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ कोई मुर्देबाद का नारा लगाएगा, तो क्या राजा को ठीक लगेगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। तो उसी कारण से सार निकोलस ने रसिया के सारे पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया था, यानी कि उसको इलीगल घोषित कर दिया था। बात समझ में आ रही है? वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, अपने पार्टी को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से बैन कर दिया था, इलीगल घोषित कर दिया था सार निकोलस ने वहां के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है। ये बात हो रहा है 1914 के पहले तक। आगे बढ़ते हैं, और क्या था लिखा हुआ है, द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। पार्टी का नाम बहुत बड़ा है, क्या है? रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1914 के पहले तक रसिया में सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टी इलीगल था। ठीक है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर, जब इलीगल था तो फिर 1898 में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बना कैसे? जब वहां पे पार्टी को बनाने का अधिकार ही नहीं था, पार्टी को पूरी तरीके से परफॉर्म करने का इजाजत ही नहीं था, उसको इलीगल घोषित कर दिया था, तो फिर 1898 में ये रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फिर बना कैसे? आपके मन में सवाल आना चाहिए। देखो, बना कैसे ना, इसके पीछे बड़ा सिंपल से रीजन है। ये पार्टी कैसे बना मालूम है? ये चोरी से बना, चोरी छुपे बन गया ये पार्टी। मतलब कि सार निकोलस को आइडिया भी नहीं था कि इस नाम का पार्टी हमारे रसिया में बन रहा है या फिर बन के रेडी हो गया, उसको मालूम ही नहीं था। तो ये पार्टी जो है चोरी छुपे से, यानी कि नुका के चोरी छुपे से इसको बनाया गया था। वो भी किसके द्वारा बनाया गया था? सोशलिस्ट लोगों के द्वारा। और सोशलिस्ट लोग कौन थे? जो कि सोशलिज्म के आइडिया को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो सोशलिस्ट लोगों के द्वारा रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का संगठन वहां पे बनाया गया। वो भी कब बनाया गया? 1898 में बनाया गया। कैसे बनाया गया? चोरी छुपे, किसी को पता नहीं लगने दिया। ठीक है। और किसने बनाया? सोशलिस्ट वाले लोगों ने बनाया। और जो रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को जिसने बनाया, यानी कि जिस सोशलिस्ट लोगों ने बनाया,
वो सारे के सारे लोग किसके आइडिया को फॉलो करते थे मालूम है? कार्ल मार्क्स के आइडिया को। और कार्ल मार्क्स का क्या आइडिया था ये हम लोग अपने पिछले कुछ क्लासों में जान चुके हैं, है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि 4 मेन सोशलिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना अलग अलग आइडिया दिया था, आइडियोलॉजी दिया था। उन्हीं में से हमारा एक कौन था? कार्ल मार्क्स जी थे। तो उनका जो आइडिया था, उन आइडिया से ये सारे के सारे सोशलिस्ट लोग पूरी तरीके से इनकरेज थे, मतलब कि उनसे इनको उत्साह मिलता था, उनको वो फॉलो करते थे। जैसे ऑब्वियस ही बात है भाई, आपको जिसका विचार अच्छा लगेगा उसको आप पसंद करेंगे, है ना। उसी प्रकार से इस पार्टी को जिन सोशलिस्ट लोगों ने बनाया था, उन सोशलिस्ट लोग किसके आइडिया को मानते हैं? कार्ल मार्क्स के आइडिया को मानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो पार्टी था ये चोरी छुपे से बनाया गया था, वो भी 1898 में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि चोरी छुपे से क्यों बनाया गया? ताकि वो अपने आवाज को उठा सके। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, हालांकि ये चीज आपको मिलेगा आगे। यहाँ पे ये जो पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी कहाँ पे बनाया गया मालूम है? रसिया के सिटी में, यानी कि शहरों में बनाया गया। ये गाँवों में नहीं बनाया, गाँवों में अलग पार्टी बनेगा, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो रसिया के जो शहर थे, मेन जो टाउन थे, वहां पे इस पार्टी को बनाया गया था। और ये पार्टी बेसिकली वर्कर्स का पार्टी था। देखिए यहाँ पे इसके नाम में ही लिखा हुआ है वर्कर्स पार्टी, है ना। तो ये पार्टी किसकी आवाजों को उठाता था? वर्कर्स के आवाजों को, वर्कर के आवाजों को ये उठाता था, ठीक है। आगे मिलेगा और आगे पढ़ते चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी पार्टी हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सार निकोलस सेकेंड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सार निकोलस सेकेंड ने सारे पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया है, लेकिन उस बीच में हमारा ये पार्टी बन गया। तो ये पार्टी किस तरीके से काम कर रहा है? इलीगल काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द पार्टी सेट अप अ न्यूज़पेपर। अब ये पार्टी क्या करने लगा? अपना अलग न्यूज़पेपर निकालने लगा, ताकि हम क्या कर सके? न्यूज़पेपर के जरिए भी अपने वर्कर्स के आवाज़ों को उठा सकते हैं, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये लोग अपना न्यूज़पेपर निकालने लगा। इनकरेज वर्कर, ये लोग वर्कर्स को और इनकरेज करने लगा कि हाँ भाई ये पार्टी तुम्हारा ही है, तुम अपने आवाज़ के लिए लड़ो, तुम अपने हक के लिए लड़ो। तो ये वर्कर्स को इनकरेज करने लगा। एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, और साथ ही साथ ये पार्टी क्या करने लगा? और स्ट्राइक भी करने लगा। स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया? स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि यदि वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो काम को बंद कर दो, हड़ताल कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा का सारा काम ये पार्टी किया करता था, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा एकदम स्टोरी की तरह। सबसे पहले तो आपने ये समझा कि 1914 के पहले तक सार निकोलस सेकेंड ने रसिया के सारे पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया था, यानी कि इलीगल घोषित कर दिया था। वो अपने कामों का परफॉर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी बीच में चोरी छुपे से सोशलिस्ट लोगों ने, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया को मानते थे, उन सारे लोगों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को बना दिया 1898 में, ठीक है। चोरी छुपे से बनाया गया था। और चूंकि सार निकोलस ने इलीगल घोषित कर दिया था सारे पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये पार्टी किस तरीके से काम कर रहा था? इलीगल काम कर रहा था, ठीक है। और ये पार्टी अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालने लगा ताकि अपने आवाज़ों को और बड़े लेवल पर उठाया जा सके, ठीक है। वर्कर्स के बारे में बात किया जा सके। और ये वर्कर्स को इनकरेज भी करने लगा कि हाँ भाई तुम्हारे हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ जुड़ो, है ना, तुम भी आंदोलन करो राजा के खिलाफ, इस प्रकार का। साथ ही साथ ये पार्टी के लोग और क्या करते थे? ऑर्गेनाइज करते थे स्ट्राइक्स, यानी कि कब फैक्ट्री में काम नहीं करना है, कब काम करना है, कब राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना है, कब हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। ये सारा का सारा काम ये पार्टी वाले लोग करते थे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये पार्टी बेसिकली वर्कर्स का पार्टी था, वर्कर्स का, ठीक है। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे चल के आपको मिलेगा कि एक पार्टी ऐसा भी बना जो कि पीजेंट्स का पार्टी था। किसका पार्टी था? पीजेंट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम, यानी कि ट्रेडिशन ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। याद कीजिए पिछले वाले क्लास में आपने क्या देखा था कि रसिया के पीजेंट्स क्या करते थे? अपने समय समय पर अपने जगह का जो पेपर हुआ करता था वो अपने मुखिया को जाके दे देता था। याद कीजिए, कॉम्यून या फिर मीर,
याद आ गया पिछले वाले क्लास में आपने ये देखा था कि रसिया के जो भी पीजेंट्स लोग थे, जो भी किसान लोग थे, वो समय समय पर क्या करते थे, अपने खेत के पेपर को अपने मुखिया के पास जाके जमा कर देते थे और मुखिया ये डिसाइड करता था कि किसको कितना जमीन देना है खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशन था ये केवल और केवल कहाँ पे था, रसिया में था, और ऐसा कहीं पे नहीं होता था। ठीक है, तो जो कुछ रसिया के सोशलिस्ट लोग थे उनको ये लगने लगा था कि भाई ये जो विचारधारा है पीजेंट्स के पास, यही चीज़ तो इनको सोशलिस्ट बनाती है। जैसे सोशलिस्ट कौन लोग होते हैं, जो कि सोशलिज्म के आइडिया को मानते हैं। और सोशलिज्म क्या है भाई, एक ऐसा विचारधारा जो कि ये मानता है कि समाज में सारा प्रॉपर्टी क्या है, सभी लोगों के पास इक्वल होना चाहिए, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसको कम है उसको कम मिलना चाहिए, है ना। यही तो आइडियोलॉजी हमारा कहलाता है सोशलिज्म। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे रसिया में सोशलिस्ट लोग थे जो कि ये समझते थे कि हमारे वर्कर्स तो ऑलरेडी एक सोशलिस्ट हैं। कैसे सोशलिस्ट है, क्योंकि वो लोग अपने ज़मीन का बंटवारा किस हिसाब से करते हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा दे देता है, जिसको कम ज़रूरत है उसको कम मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि सम रसियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रसियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, यानी कि ये पहले से ही सोशलिस्ट है। यानी कि पीजेंट्स तो ये किसान तो है ही है, साथ ही साथ ये अपने आप में एक सोशलिस्ट है। किसान क्या है, किसान के साथ साथ वो क्या है, सोशलिस्ट है। क्यों है सोशलिस्ट, क्योंकि वो लोग अपने लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो उसको ज़्यादा मिल जा रहा है, जिसको कम ज़रूरत है उसको कम मिल जा रहा है। यानी कि बंटवारा का जो भाव है, एक इक्वालिटी का जो भाव है वो इसके अंदर पहले से है। तो ये ऑलरेडी सोशलिस्ट है, इसको सोशलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, सो पीजेंट्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो अब चूंकि पीजेंट्स के अंदर सोशलिज्म पहले ही से भरा हुआ है, तो ये लोग अब क्या चाह रहे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि किसानों का भी हमारा साथ मिल जाए, यानी कि किसान भी हमारा साथ दे दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब कि अपने हक के आवाज़ के लिए लड़ाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट में आपने ये समझा इसमें खास करके कि रसिया के जो भी किसान थे वो ऑलरेडी सोशलिस्ट हैं, यानी कि उसके अंदर सोशलिज्म का जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी, वो पहले से ही है। तो क्यों ना किसान हमारे साथ मिल जाए और हम लोग अपने आवाज़ को और बुलंद कर दें, उठा दें, और बड़े लेवल पे हम लोग अपने आवाज़ को उठाएं, रेवोल्यूशन करें, है ना। तो यहाँ पे जो रसिया के सोशलिस्ट हैं वो किसका साथ मांग रहे हैं, किसानों का साथ चाह रहे हैं वो लोग कि किसान भाइयों तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हारा जो समस्या होगा तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा था। अब चूंकि वो लोग पहले से ही सोशलिस्ट हैं किसान लोग, तो यहाँ पे रसिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि सो पीजेंट्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो रसिया जो है सबसे पहले एक सोशलिस्ट कंट्री बनेगा दुनिया में सबसे पहले, ऐसा मानना था वहाँ के सोशलिस्ट लोगों का, रसिया के कुछ सोशलिस्ट लोगों का मानना था। ठीक है, आगे ऑल्सो सोशलिस्ट वेर एक्टिव इन द कंट्री साइड। तो सोशलिस्ट हमारे जो भी लोग थे उस समय पे रसिया के, वो सारे लोग शहर में तो एक्टिव थे ही, शहर में तो वो लोग अपना पार्टी वार्टी बना ही रहे थे, साथ ही साथ वो गाँवों में भी एक्टिव थे, यानी कि वो लोग अपने गांव को भी छोड़ नहीं रहे थे, वहाँ पे भी वो लोग ज़बरदस्त तरीके से लोगों को इकट्ठा करके अपने हक के लिए लड़ाई लड़वाते थे, यानी कि वो लोग अपनी आवाज़ को उठाते थे। यदि कहीं पे उसके साथ गलत हो रहा है तो वो लोग अपनी आवाज़ को उठाते थे। ठीक है, गाँवों में भी। आगे देखिए लिखा हुआ है दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। तो ये जो पार्टी बना है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये कहाँ पे बना है, रसिया के गाँवों में बना है। और रसिया के शहरों में कौन सा पार्टी बना था, ये वाला रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, याद रखिएगा। ठीक है, रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी रसिया के शहरों में बना था, जो कि शहरों में ऑपरेट करता था। और ये वाला पार्टी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये हमारे रसिया के गाँवों में बना था, जो कि 1900 में बना था। ठीक है, और ये पार्टी भी जो है ना इलीगल तरीके से बना था, क्योंकि उस समय पे हमारा पूरी तरीके से पार्टी क्या था, इलीगल था, है ना। तो ये पार्टी भी हमारा गलत तरीके से बन गया था, और ये जो काम कर रहा था वो भी क्या था, एक तरीके से इलीगल काम कर रहा था, क्योंकि उस समय पे तो किसी को अधिकार नहीं था।
सार निकोलस ने सबको इलीगल घोषित कर दिया था। तो ये पार्टी भी चोरी चुपके से गांव में बन गया। ठीक है, आगे, दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स and demanded that the land belonging to the nobles be transferred to peasants। याद कीजिए पिछले वाले क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे किसान लोग थे, छोटे मोटे जो पीजेंट्स लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि राजा के रिश्तेदारों के पास जो भी लैंड प्रॉपर्टी ये सब है उनसे छीन के हम पीजेंट्स लोगों को दे दिया जाए। ये हम लोग पिछले वाले क्लास में भी बात किए थे। तो ये पार्टी जो था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि गांवों में ऑपरेट करता था, इस पार्टी का क्या मुद्दा था? इस पार्टी का मुद्दा यह था कि पहला बात तो ये पार्टी पीजेंट्स के राइट के लिए लड़ेगा, यानी कि किसानों का कोई अधिकार छीना जा रहा है तो उस अधिकार के लिए लड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, ये डिमांड करता था कि जो नोबल्स के पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को हम आम किसानों के बीच में बांट दिया जाए। यहाँ पे नोबल्स का मतलब कौन है? नोबल्स का मतलब है यहाँ पे राजा लोगों का जो रिश्तेदार ये सब है, उन सब के पास जो भी लैंड प्रॉपर्टी ये सब है उनको छीन के, उनको लेके हम आम किसानों के बीच में बांट दिया जाए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो याद रखिएगा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का दो डिमांड था। पहला डिमांड तो ये मतलब कि इनका ना दो मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि ये किसानों के राइट के लिए लड़ेगा, पहला ये था। दूसरा ये था कि जितने भी नोबल्स के पास लैंड प्रॉपर्टी ये सब है उनको वहां से लेके हम आम किसानों के बीच में बांट दिया जाए। ठीक है, ये इनका दो मेन ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ पे हम दोनों पार्टी में ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी बता देते हैं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो था वो शहरों में काम करता था, ठीक है, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वो गांवों में काम करता था। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ये वर्कर्स के लिए काम करता था, लेकिन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ये पीजेंट्स के लिए काम करता था। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट इसमें? चलिए, तीसरा डिफरेंस ये भी लिख लीजिएगा कि ये जो है 1898 में फाउंड किया गया था और ये वाला 1900 में फाउंड किया गया था। तो तीन डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल डेमोक्रेट्स, अच्छा यहाँ पे ना सोशल डेमोक्रेट्स का मतलब कौन है? यहाँ पे सोशल डेमोक्रेट्स का मतलब है ये पार्टी वाले लोग, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाले लोगों को ही यहाँ पे क्या कहा गया है? सोशल डेमोक्रेट्स कहा गया है। वेयर डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के लिए कहा गया है। तो याद रखिएगा, सोशल डेमोक्रेट्स यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है किस पार्टी के लिए? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे कहाँ गया हमारा? हाँ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये इस्तेमाल हुआ है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझना यह है कि सोशल डेमोक्रेट्स वे डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जो लोग थे वो पूरी तरीके से सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के खिलाफ थे। बात समझ में आ रही है? यानी कि पहला वाला पार्टी जो है वो दूसरे वाले पार्टी के बिल्कुल ही खिलाफ था। और दूसरा वाला पार्टी किसके लिए काम करता था? याद कीजिए जल्दी, दूसरा वाला पार्टी किसके लिए काम करता था? पीजेंट्स के लिए, है ना। तो दूसरा वाला पार्टी जो पीजेंट्स के मुद्दे को उठाता था, उनके हक के लिए जो बात करता था ना, ये चीज ठीक नहीं लगता था किसको? पहले वाले पार्टी को, यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को ये चीज ठीक नहीं लगता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जो लोग थे वो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। और ये वाला पार्टी किसके लिए काम करता था? पीजेंट्स के लिए काम करता था। तो पहला वाला पार्टी यानी कि ये वाला पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी पीजेंट्स के मुद्दे को उठाए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये चीज। अब क्यों नहीं चाहता था भाई, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, व्लादिमीर लेनिन वॉज द हेड ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। व्लादिमीर लेनिन जो थे ना वो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का वो हेड था। ठीक है, एंड ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वेयर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। और व्लादिमीर लेनिन जो कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का हेड था, वो ये मानता था
कि पीजेंट्स ना आपस में एकजुट नहीं है, यानी कि वो यूनाइटेड नहीं है, वो एक साथ जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल हमेशा दूसरे वाले पार्टी यानी कि इस पार्टी के बिल्कुल वो हमेशा खिलाफ रहते थे। समझिएगा ध्यान से, इस चीज़ में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले वाला पार्टी यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का हेड कौन था? व्लादिमीर लेनिन। वो हमेशा जो है ना ये नहीं चाहता था कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के लोग किसानों का साथ दें, वो कभी नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि व्लादिमीर लेनिन का मानना यह था कि किसान लोग आपस में एकजुट नहीं है। अब जब ये किसान लोग खुद एकजुट नहीं है तो कैसे हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, कैसे ये लोग अपने हक के लिए लड़ेगा, है ना। इसीलिए ये चाहता था कि हम लोग इनका साथ छोड़ दें। बात समझ में आ रही है? तो व्लादिमीर लेनिन हमेशा ये बिल्कुल उसके अपोज था, यानी कि पीजेंट्स के बिल्कुल ये हमेशा अपोज करता था। ये कभी नहीं चाहता था कि पीजेंट्स के हक के बारे में बात करे कौन? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे, अब यहाँ पे जो व्लादिमीर लेनिन ये मानते थे कि पीजेंट्स लोग अपने आप में यूनाइट नहीं है, तो कैसे यूनाइट नहीं है? इसके पीछे भी यहाँ पे लिखा हुआ रीजन देखिए, लिखा हुआ है सम वेयर पुअर एंड अदर वेयर रिच। व्लादिमीर लेनिन का मानना यह था कि पुअर्स के बीच में जो है ना यूनाइट नहीं है, यानी कि वो लोग एकजुट नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? कारण पहला यह है कि कुछ पीजेंट्स गरीब है तो कुछ पीजेंट्स अमीर है, इसीलिए वो यूनाइट नहीं है। पहला कारण वो ये बताते हैं। दूसरा कारण वो ये बताते हैं सम वर्कड एज लेबरर्स वाइल अदर्स वेयर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। दूसरा वो ये बताते हैं कि कुछ पीजेंट्स जो है ना वो एक लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पीजेंट्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब कि उनके पास खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसी के वजह से व्लादिमीर लेनिन ये मानते हैं कि वर्कर्स के बीच में यूनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ वर्कर्स अमीर हैं, कुछ वर्कर्स गरीब हैं, कुछ वर्कर्स लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ हमारे बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये चीज़ कौन मान रहा है? ये मान रहा है व्लादिमीर लेनिन, जो कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का हेड था। अब आपको मालूम चला कि क्यों व्लादिमीर लेनिन ये नहीं चाहता था कि वो पीजेंट्स का साथ दे। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो ये मानता था कि पीजेंट्स के बीच में यूनिटी नहीं है। याद रहेगा ये चीज़। चलिए एक बार हम फिर से दोबारा कन्फ्यूजन जो आपका है वो दूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पार्टी था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये लोग हमेशा खिलाफ रहते थे। किस पार्टी के? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के। वो बिल्कुल हमेशा खिलाफ रहते थे। खिलाफ रहने का यानी कि उसके अगेंस्ट रहने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ये किसके हक का बात करता था? ये हक का बात करता था किसानों का। और पहला वाला पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये वाला पार्टी किसानों के हक के बारे में बात करे। क्यों? क्योंकि पहले वाले पार्टी का हेड कौन था? व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन का मानना यह था कि किसानों के बीच में जो है ना यूनिटी है ही नहीं। और यूनिटी ना होने के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया है? उन्होंने कारण ये बताया कि कुछ पीजेंट्स अमीर हैं तो कुछ पीजेंट्स गरीब हैं, यूनिटी नहीं है किसी में। कुछ पीजेंट्स लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं तो कुछ पीजेंट्स के पास अपना खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा बड़ा, है ना। इस वजह से वो कहते हैं कि पीजेंट्स के बीच में यूनिटी है ही नहीं, इसलिए हम इस पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, इस पार्टी को हम लोग मानेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू दिस डिफरेंशिएशन व्लादिमीर लेनिन फेल्ट दैट दे कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ अ सोशल मूवमेंट। और इसी भेदभाव के कारण, इसी डिफरेंशिएशन के कारण व्लादिमीर लेनिन ये सोचते हैं कि किसान को जो है ना यानी कि पीजेंट्स लोगों को सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा ना बनाया जाए, यानी कि उसको इस मूवमेंट से दूर रखा जाए, क्योंकि उसके बीच में यूनिटी ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि नाउ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू बोल्शेविक ग्रुप्स एंड मेंशेविक ग्रुप्स। तो इसमें अच्छा याद कीजिए, तो जल्दी फटाक से बताइए कि व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी का हेड था? पहले वाले पार्टी का। और नहीं पहले सुनिए, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी का हेड था? पहला वाला पार्टी। और पहले वाले पार्टी का नाम क्या था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस पार्टी में एकदम टकराव हो जा रहा है, यानी कि ये पार्टी जो है ना पूरी तरीके से दो भाग में बंट जा रहा है। बात समझ में आ रही है?
क्यों बढ़ जा रहा है? देखिए, व्लादिमीर लेनिन इस पार्टी से बिलोंग करते थे और इस पार्टी का वो हेड भी था, ठीक है। लेकिन इसका विचार क्या था? इनका विचार ये था कि हम पीजेंट्स को अपने मूवमेंट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच में यूनिटी नहीं है। ये कौन चाहता था? ये चाहता था व्लादिमीर लेनिन। लेकिन उसके पार्टी में खुद ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि नहीं, पीजेंट्स को भी इस मूवमेंट में शामिल हम करेंगे। मतलब कि इसके खुद के पार्टी के अंदर दो विचार था। जो इस पार्टी का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उसका यह मानना था कि पीजेंट्स को हम अपने मूवमेंट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसके बीच में यूनिटी नहीं है। लेकिन उसी पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ये चाहते थे कि नहीं, वर्कर्स को भी हम लोग अपने मूवमेंट में, वर्कर्स के साथ साथ पीजेंट्स को भी हम लोग अपने मूवमेंट में शामिल करेंगे। तो इसके खुद के पार्टी में दो अलग अलग विचार हैं। तो इस वजह से इस पार्टी में क्या आ गया? बदलाव आ गया, इनके एक ब्रेक आ गया इसमें। और इस वजह से रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज डिवाइडेड इनटू बोल्शेविक ग्रुप एंड मेंशेविक ग्रुप। तो ये जो पार्टी था वो दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पहला ग्रुप का नाम पड़ गया बोल्शेविक ग्रुप और दूसरा का नाम पड़ गया मेंशेविक ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, व्लादिमीर लेनिन लीड द बोल्शेविक ग्रुप। तो ये जो पार्टी हमारा टूटा दो अलग अलग हिस्सों में, उस पार्टी का बाद में, हालांकि ये पार्टी तो हमारा दो तरीके से ब्रेक हो गया है ना, बोल्शेविक और मेंशेविक में। तो बोल्शेविक ग्रुप का लीडर कौन बना? व्लादिमीर लेनिन, जो कि पहले इस पार्टी का लीडर हुआ करता था, यानी कि हेड हुआ करता था। तो इस पार्टी में जब टकराव आया, जो अलग अलग भाग में बंट गया, तो बोल्शेविक ग्रुप का व्लादिमीर लेनिन हेड बन गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर लेनिन थॉट दैट द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड। और यहाँ पे अब बताइए कि अब व्लादिमीर लेनिन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? बोल्शेविक ग्रुप से वो बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी हमारा डिवाइड हो चुका है। तो डिवाइड होने के बाद उसको किसी न किसी ग्रुप में तो जाना ही था, तो वो चला गया किस ग्रुप में? बोल्शेविक ग्रुप में। तो अब वो क्या चाहता है? अब वो ये चाहता है कि जो बोल्शेविक ग्रुप है ना, उसमें क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब कि बोल्शेविक ग्रुप का वो अभी लीडर बन गया, तो बोल्शेविक ग्रुप में क्या होना चाहिए? एक डिसिप्लिन होना चाहिए। सब काम वो एकदम पूरे डिसिप्लिन के साथ करेंगे, वो ये चाह रहा है, पहला बात। दूसरा बात, एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। दूसरा बात वो ये भी चाहता है कि ग्रुप के अंदर, यानी कि बोल्शेविक ग्रुप बोलो या फिर पार्टी बोलो, बात सेम है, तो बोल्शेविक ग्रुप के अंदर क्या हो? उसका जो मेंबर है उसके नंबर में ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नंबर उसमें ना हो। पहला बात, उसके मेंबर्स में क्वालिटी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सुनिए ध्यान से। हमारा जो पार्टी था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये दो अलग अलग हिस्से में बट गया। पहला बात तो ये बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप। बोल्शेविक ग्रुप का लीडर कौन बना? व्लादिमीर लेनिन बन गया, ठीक है। और व्लादिमीर लेनिन का क्या मानना था? ये मानना था कि हमारा जो पार्टी, अब बोल्शेविक ग्रुप बोलो या फिर बोल्शेविक पार्टी बोलो, बात सेम ही है। तो बोल्शेविक पार्टी में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। पहला बात ये था। दूसरा बात, व्लादिमीर लेनिन ये भी चाहता था कि हमारे पार्टी में जो मेंबर होंगे ना, वो मेंबर कम होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। बात समझ में आ रही है? तो उस ग्रुप के अंदर, उस पार्टी के अंदर जो मेंबर होंगे वो कम होंगे, पहला बात तो ये। दूसरा बात, उसके मेंबर में क्वालिटी होना चाहिए, मतलब कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, है ना। ये मानना था व्लादिमीर लेनिन का अपने पार्टी बोल्शेविक ग्रुप के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच गया हमारा मेंशेविक ग्रुप। मेंशेविक ग्रुप थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। लेकिन मेंशेविक ग्रुप ये चाहता था कि हमारा जो मेंशेविक ग्रुप है, या फिर पार्टी बोल दो, जो बात मेंशेविक ग्रुप बोलो या फिर मेंशेविक पार्टी बोलो, बात से है। तो मेंशेविक ग्रुप वाला ये चाहता था कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो पार्टी है, वो हर एक प्रकार के लोगों के लिए खुला है, कोई भी इसमें आ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है। बात समझ में आ गया? तो बोल्शेविक ग्रुप का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उनका यह मानना था कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें जो मेंबर होंगे वो कम होंगे, प्लस उनके पास क्वालिटी होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। लेकिन मेंशेविक ग्रुप का, यानी कि मेंशेविक पार्टी का ये मानना था कि हमारा जो पार्टी है वो हर एक प्रकार के लोगों के लिए खुला है, कोई भी इसमें आ सकता है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क था। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है अ टर्ब्यूलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है ना? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। और यहीं पे हमारा जो टॉपिक था सोशलिज्म इन रसिया, वो खत्म होता है।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।